हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था और हमने कहा था अगर आपको 20 मार्क्स इजीली लेने हैं तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो गाइस, आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना और पूरा लेक्चर देखना है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था वो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में किया था। यस और नो? यस भैया। देखिए, करंट लायबिलिटी के बारे में क्या बोला गया था, कोई भी लायबिलिटी अगर तीन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। पहला, अगर वो विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सेटल होती है, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। दूसरा, विच इज हेल्प फॉर द ट्रेड पर्पस, प्राइमरी फॉर द ट्रेड पर्पस, वो भी करंट लायबिलिटी। तीसरा, अगर हम उसको विद इन 12 मंथ सेटल करते हैं तो वो भी करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, करंट लायबिलिटी। बाकी सब क्या कहलाएंगी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो गाइस, यहां पर थर्ड पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है गाइस, नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोरिंग का मतलब क्या होता है, उधार लेना। उधार लेना किससे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए हमने क्या लिया है, लोन लिया है, डिबेंचर इशू किए हैं, हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं, पब्लिक डिपॉजिट है जो लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। अगेन वही बात कि इनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट में क्या की जाएगी, शो। इससे रिलेटेड केवल एक ही फिगर यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दूसरा आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट। देखिए गाइस, इसके रिगार्डिंग वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका ट्रीटमेंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है ये आता का है, लेकिन आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। देखिए, हमारी जो अकाउंटिंग इनकम होती है, एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दो अलग अलग इनकम होती है। हमें जो टैक्स देना होता है वो टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग देना होता है, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, हमारी अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 20 लाख, ठीक है, और हमारी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 15 लाख। हम देंगे किसके अकॉर्डिंग, 15 लाख, क्योंकि टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। तो 5 लाख हमारी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 5 लाख बचा हुआ है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमें देना बाकी है। तो ये जो 5 लाख जो बच गया टैक्स, तो ये हमारी लायबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है गाइस, और इसी का रिवर्स होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, कि मान लीजिए हमारी टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है 20 लाख। सुनना गाइस, 50 लाख मान लेते हैं, 50 लाख बन रहा है टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग, और हमने अपनी अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया 40 लाख। तो हमें देना किसके अकॉर्डिंग पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग, दैट इज 50 लाख। तो हम अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे कितना हमारी अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कितना है 40, लेकिन दिया कितना है 50, 10 लाख ज्यादा दिया, तो वो मेरी एसेट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। गाइस, केवल मीनिंग बताया, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बारे में केवल ये पूछा जाएगा ये आता कहां है बैलेंस शीट में, इसके बारे में कोई भी आपसे डिटेल पूछी नहीं जाएगी। इसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यस गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर आता है पहली बात ट्रेड पेबल्स, जो आपको 12 महीनों के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद पे ऑफ करने, ठीक है, वो आते हैं। दूसरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर दो चीजें आती है, आपने सुना भी होगा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। भैया ये तो नहीं सुना, लेकिन एक तो सुना है ना, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यस गाइस, कि डिबेंचर के रिडम्पशन के समय हमें एक्स्ट्रा पैसा 100 रुपए में मान लीजिए इशू किए, देने पड़ रहे हैं 110 रुपए फ्यूचर में फालतू देने पड़ेंगे, तो ये यहां पर शो किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें कब पे करने हैं, बताओ जल्दी से, ये हमें पे करने हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड में पे करने हैं। दैट्स व्हाई इसको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो दो बातें, पहला सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्या बिल्स पेबल, जो हमें 12 महीनों के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद पे करने हैं। दूसरा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये इसके अंदर आते हैं। और लास्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान से सुनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन होते क्या है, पहली बात, प्रोविजन होते हैं कि ये वो लायबिलिटी होती है जिसका अमाउंट कंफर्म नहीं है। लायबिलिटी तो कंफर्म है, ये देनी पड़ेगी, लेकिन जिसका अमाउंट हम एक्यूरेटली डिसाइड नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन।
तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हुए, जिनको हमें लॉन्ग टर्म में पे करना है, जिसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इनका लाइबिलिटी तो कंफर्म है, ये हमें देना पड़ेगा, लेकिन इनका अमाउंट कंफर्म नहीं है, तो ये कहां शो किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। ऑलराइट गाइस, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। करंट मैं बता चुका हूं क्या होती है। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला आता है दैट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग। यस गाइस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म बोरिंग जिनको हमें विद इन 12 मंथ्स, जो हमने करंट लाइबिलिटी की बात की, 12 मंथ्स में पे करना है, या विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जैसे एग्जांपल शॉर्ट टर्म लोन हो गए, ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ली हुई है, तो ये सब क्या होते हैं, ये हमें जल्दी से जल्दी पे करने होते हैं, ठीक है, ये बोरोइंग जल्दी से देनी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब जो ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पड़ा था, डिबेंचर वालों को हमने डिबेंचर वालों से पैसा लिया 10 साल के लिए, ठीक है, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। अब 9 साल कंप्लीट हो गए, सुनना गाइस बहुत ध्यान से, 9 साल कंप्लीट हुए, अब आगे हमें उसको विद इन 12 मंथ्स पे करना है, तो अब वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। 9 साल के बाद वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, तो उसे बोला जाता है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। किसी भी लॉन्ग टर्म डेट की अगर करंट मैच्योरिटी है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी से हटकर करंट लाइबिलिटी में आएगा। और अब की बार बहुत मेजर चेंज हुआ है, वो ये चेंज हुआ है, पहले इसको हम अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते थे, लेकिन अब अदर करंट लाइबिलिटी में ना दिखाकर इसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। किसको, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल, दैट इज वेरी इजी, बहुत अच्छे से आपको पता है ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। वन इज क्रेडिटर, वन इज बिल्स पेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनको हमने, जिनसे उधार पर सामान लिया हुआ है, और बिल्स पेबल हमने बिल एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो ये सब ट्रेड पेबल्स में आते हैं। दो चीजें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ठीक है। इसके बाद आता है अदर करंट लाइबिलिटी। एक ये बहुत वाइडर टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एग्जांपल, पहला अदर करंट लाइबिलिटी, पहला आता है जैसे इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। मैंने डिबेंचर वाला चैप्टर जब डाला था तो उसमें मैंने बताया था इंटरेस्ट के बारे में, तो इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये अदर करंट लाइबिलिटी में आता है, इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, ठीक है। और उसके बाद और क्या आता है, कॉल्स इन एडवांस अगर हमारे पास आए हुए हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, इस तरीके से अनपेड डिविडेंड है, वो सब इसके अंदर आते हैं। और क्या आता है, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट या अनपेड मैच्योर डिबेंचर, कि वो डिबेंचर मैच्योर तो हो गए हैं। देखो ऊपर हमने पढ़ा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अभी 1 साल मैच्योर होने में बाकी है, लेकिन यहां मैं बात करूं अनपेड मैच्योर डिपॉजिट। मैच्योर तो हो गए हैं, टाइम लैप्स हो गया, हमने दिया नहीं है, तो हमें जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड मैच्योर डिपॉजिट या अनपेड मैच्योर डिबेंचर, और उनके ऊपर इंटरेस्ट, वो भी हमारी अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। इसके बाद लास्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो प्रोविजन, अगेन प्रोविजन क्या होता है, जिसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, लाइबिलिटी कंफर्म है, ये हमें जल्दी पे करने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रोविजन फॉर क्या होता है, जितने भी हम प्रोविजन एक्सपेंस के बनाते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, डाउटफुल डेट हो गया, ये सब आते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब इसके अंदर क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को लाइबिलिटीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं एसेट के बारे में, ठीक है गाइस। एसेट में देखिए, एसेट के बारे में अगर हम बात करें, एसेट 2 टाइप की है। एसेट्स आपकी 2 टाइप की है, वन इज नॉन करंट और सेकंड इज करंट एसेट, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं वही करंट एसेट के बारे में। करंट एसेट के बारे में क्या बोला जाता है, इसके लिए भी 3 वही कंडीशन। कोई भी एसेट, पहला नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, उसमें क्या हो रही है, रियलाइज। लाइबिलिटीज के लिए वी यूज द वर्ड सेटल्ड, पे करना, इसके लिए रियलाइज या कन्वर्ट, ठीक है, रियलाइज हो रही है या कन्वर्ट हो रही है या कंज्यूम हो रही है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कोई भी एसेट रियलाइज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, कंज्यूम हो रही है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 18 मंथ्स, ठीक है गाइस, अगर कोई भी एसेट 18 मंथ्स में ये सब हो रही है, रियलाइज, कन्वर्ट, कंज्यूम, तो वो करंट एसेट कहलाएगी। ऑलराइट गाइस। सेकंड, विच इज हेल्प फॉर द ट्रेड पर्पस, हमारा ट्रेड पर्पस के लिए इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो सारी क्या है, करंट एसेट्स है।
ठीक है, क्योंकि वो हेल्ड मेनली उसका काम ही क्या है, ट्रेड पर्पस है, हमारा उस चीज का बिजनेस है। तीसरा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, सेम वही बात जिसको हमें रियलाइज करना है विद इन 12 मंथ से, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज जो हमें लग रहा है कि 12 मंथ्स में रियलाइज हो जाएंगे, वो भी करंट एसेट में आएंगी। फिर इसके 12 मंथ्स थर्ड कंडीशन, अगेन जो फर्स्ट कंडीशन है उसके बारे में भी बोलती है। अगर मान लीजिए हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 6 मंथ और कोई करंट एसेट कन्वर्ट हो रही है 8 मंथ्स में, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो करंट नहीं बनी, लेकिन थर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या बन गई, करंट बन गई। तो इसका मतलब कोई भी करंट एसेट, कोई भी एसेट सॉरी, अगर विद इन 12 मंथ्स कन्वर्ट हो रही है, रियलाइज हो रही है या कंज्यूम हो रही है विद इन 12 मंथ, तो वो करंट कहलाएगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड ज्यादा है 18 है, तो वो 18 मंथ्स तक अगर क्या हो रही है, कन्वर्ट कंज्यूम या क्या हो रही है, कन्वर्ट कंज्यूम या रियलाइज हो रही है, तो भी वो क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। तो आई होप आपको करंट एसेट आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नॉन करंट एसेट क्या होगा, जो करंट नहीं है वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। गाइस, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि एसेट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, वो सब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।